आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म के बारे में जानकारी साझा करूंगा। शैक्षिक द्विभाषीवाद। शैक्षिक द्विभाषीवाद संप्रेषण पद्धति का एक पद्धति है। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में ये बात बताया गया था कि संप्रेषण पद्धति के कुल 3 पद्धति है, जिसमें ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म जो है आपका ये संप्रेषण की पद्धति है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म के बारे में आपको बताऊंगा और एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म का जो है आपका जस्टिफिकेशन है, आपका जो है आप प्रिंसिपल्स है, और साथ में जो आपका कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म का जो चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी साझा करूंगा। तो मेरे द्वारा जो ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन पर वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जो है ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आपके जो संप्रेषण की पद्धति है, जिसमें ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो आपके भाषा और संप्रेषण के जो आपके अलग अलग जो कंसेप्ट है, उसके जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स है, जो आपके उसके प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में भी बताया गया। तो आप उस पुस्तक के माध्यम से आप ये समस्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरपी पब्लिशिंग हाउस का जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, आप उससे जुड़कर आप जो है जो भी जो संबंधित वीडियो है, उस वीडियो का आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आरपी पब्लिशिंग हाउस का एक टेलीग्राम पर जो है इस नाम से चैनल भी है। आप उस चैनल से जुड़कर भी इस वीडियो को का जो है लिंक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म क्या है। तो अगर हम एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म में जो है आपकी जो भाषा है, भाषा को जो कि 2 स्तर पर देखा गया है। एक तो इसमें आपका प्रथम भाषा बताया गया है, दूसरा आपका द्वितीय भाषा बताया गया है। तो अब यहाँ पर जो आपका भाषा है वो विभिन्न स्तर पर जो है ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति है वो भाषा को जो है 2 भाषाएं हैं, उनको विभिन्न स्तर पर उस भाषा को समझता है। तो अब यहाँ पर जो प्रथम और जो द्वितीय भाषा की यहाँ बात किया गया है कि 2 भाषाएं जो विभिन्न स्तर पर समझता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, वो वार्तालाप करता है। और जब कोई व्यक्ति आपका जो है दोनों भाषाओं में अगर वो प्रयोग करने में अगर आप सक्षम है, अगर आप कह सकते हैं कि उसमें वो ज्ञान रखता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है एजुकेशनल जो है बाइलिंगुइज्म है। मतलब कि जो 2 भाषा का ज्ञान रखता है उसको हम एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म कह सकते हैं। साधारण शब्दों में कि जो भी व्यक्ति 2 भाषाओं को विभिन्न स्तर पर जो उसके ज्ञान रखता है, उसको समझता है और उसको अभिव्यक्ति करता है, तो हम उस व्यक्ति को हम एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म कह सकते हैं, हम द्विभाषीवाद उसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म का ये आपका अर्थ हुआ कि 2 भाषाओं में विभिन्न स्तर पर समझना और दो भाषाओं में विभिन्न स्तर पर वार्तालाप करना या 2 भाषाओं के बारे में समझ रखना, ये जो है आपका शैक्षणिक द्विभाषीवाद है। ठीक, अब हम इससे अगर और हम थोड़ा सा बेहतर रूप से अगर हम समझने का प्रयास करें कि ये जो आपका द्विभाषी, अगर हम शैक्षिक द्विभाषिता की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर इसे जो है एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के साथ इसको प्रयोग में किया जाता है। तो अगर हम एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे के संदर्भ में अगर हम इसको हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर जो बच्चा का जो आपका प्रारंभिक जो आपका जो भाषा है, उस भाषा में अगर उस बच्चे को छोड़ दिया जाए, या हम उसको कह सकते हैं कि जो बच्चे का मातृभाषा है और उस मातृभाषा में अगर उसको हम छोड़ दें,
तो वो उस भाषा के माध्यम से वो जो है संप्रेषण जो है करना सीख जाता है, संप्रेषण करने लगता है और उसके अंदर संप्रेषण जो है वो विकसित हो जाता है और वो मौखिक भाषा जो है को सीखते हैं और उसे अलग अलग रूपों में बदलकर उसे प्रयोग करने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका जो सूचना है, जो ज्ञान है, वो ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि वह लिखित रूप में विद्यमान होता है, लिखित रूप में पाया जाता है। तो इसलिए एक अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की अगर हम बात करें तो श्रवण बाधित बच्चे के लिए भी जो लिखने और पढ़ने की जो कला है उसके लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। और इस कला को अगर वो मौखिक समाज के साथ रहना चाहता है, मौखिक समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो पढ़ने लिखने जैसे कौशल को उसके लिए जो है प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। और यही जो कौशल है उसे जो है एक साक्षर बनाता है और उसे साक्षरता का जो हक और अधिकार उसे देता है। तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से हम जो है आप एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल और हम इसके फिलॉसफी की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि व्यक्तिगत जो लक्ष्य पर इसमें भी जोर दिया जाता है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन में देखा था। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रिंसिपल इसका फिलॉसफी है तो ये है आपका लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, मतलब L2 की बात करता है। लैंग्वेज के द्वारा लैंग्वेज मतलब भाषा के द्वारा भाषा, तो भाषा के द्वारा जो है द्वितीय भाषा विकसित करने का सिद्धांत, ये जो आपका इसका दूसरा प्रिंसिपल और इसकी फिलॉसफी है। अगर हम तीसरा अगर हम इसकी प्रिंसिपल और फिलॉसफी की बात करें तो वह है द्वितीय भाषा का जो है अधिगमकर्ता से जो है तुलना करना। ये चीज़ें यहाँ पर है आपका, ये तृतीय जो हम प्रिंसिपल कह सकते हैं। उसके बाद आपका रोल ऑफ स्पीच, तो हम लोगों ने पूर्व में देखा था टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल बाइलिज्म में आपका ओरलिज्म में कि वहाँ पर जो है आपका रोल ऑफ स्पीच में इसेंशियल, डिजायरेबल, ये सारी चीज़ें अटेनेबल की बातें की गई थी। ठीक है, और टोटल कम्युनिकेशन में इसेंशियल, डिजायरेबल भी बताया था लेकिन अटेनेबल जो है सिर्फ स्पीच को नहीं बताया गया था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर रोल ऑफ स्पीच की बात करें तो वो इसेंशियल भी नहीं है और आपका ना ही वो अटेनेबल है और ना ही वो डिजायरेबल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है एक बच्चे के, अगर हम एजुकेशनल बाइलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें रोल जो है आपका स्पीच का जो रोल है, वाणी का जो भूमिका है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसी तरह से अगर हम इसका अलग अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसमें आपका श्रवण बाधित बच्चे का जो है सांस्कृतिक मॉडल के है, कल्चरल जो है मॉडल ऑफ डेफनेस की बात की गई है। तो इस तरीके से जो आपके ये आपके अलग अलग जो इसके प्रिंसिपल और फिलॉसफी हैं। तो अब हम एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम जानते हैं कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं और किस प्रकार के कंसेप्ट रखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका व्यक्तिगत लक्ष्य पर जोर। ठीक है, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि गोल। तो अब यहाँ पर ऐसा जो है आपका जो शैक्षिक द्विभाषिता है इसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जब वो एक बालक या व्यक्ति जब वो पृथ्वी पर आता है तो वो उसके अंदर कुछ न कुछ वो काबिलियत अंदर उसके होती है और काबिलियत को लेकर ही वो जो है पैदा होता है। तो अब ये जो काबिलियत के साथ जब वो बच्चा पैदा होता है, जैसे कि हम पूर्व में भी ये बात लैंग्वेज हम लोग देखे हैं कि हम लोग लैड की बात करते हैं कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन हम डिवाइस की जो बात करते हैं तो या लिंग्विस्टिक आपका देखें एक्विजिशन डिवाइस की जो बात करते हैं तो वो एक बच्चे के अंदर ये होता है। तो वही चीज़ें जो है यहाँ भी कहा जा रहा है कि एक जो बालक है या व्यक्ति है वो उसके अंदर कुछ काबिलियत के साथ वो पैदा होता है। तो जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उस काबिलियत को क्या करना, पूर्ण करना और पूर्ण रूप से उसको विकसित करना। जो भी उसके अंदर इनेट कैपेसिटी है, जो इनेट जो आपका कैपेबिलिटी है उसको जो है वो बाहर निकालना, प्रदर्शित करना एजुकेशन का काम है। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर ये बातें
की जा रही है। और हम लोगों ने देखा था कि जो आपका ओरलिज्म है और आपका जो टोटल कम्युनिकेशन है उसमें भी ये जो है आपके सोशल गोल पे जो है वो जोर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो है लक्ष्य पर जो है यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अगर हम एक बच्चे को अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, अगर हम उसकी चीज़ों पर जो उसके इनेट कैपेसिटी या जो कैपेबिलिटी अगर उसको हम ध्यान में रख कर अगर हम उसके साथ कार्य करते हैं, हम अगर हम उसको विकास करते हैं तो निश्चित रूप में जो है उसमें वो सक्षम हो जाएगा, वो आगे तक विकसित हो जाएगा और समाज के साथ जो है वो जुड़ जाएगा और समाज में जो अपने आप को स्थापित कर लेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत लक्ष्य पर ज़्यादा एक बच्चे को जोर दिया जाता है कि जो भी उसके अंदर इनेट कैपेसिटी है, उस काबिलियत के साथ जो जन्म लिया है उसको हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उसको जो है प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो है इसमें भाषा के द्वारा जो है द्वितीय भाषा विकसित करने का सिद्धांत, मतलब लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा था आपका ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन में, तो उसमें जो है आपका दिया था कि हम स्पीच के थ्रू स्पीच, मतलब वहाँ वाणी के द्वारा वाणी हमें सीखना था, हमें वाणी के द्वारा वाणी और साइन लैंग्वेज भी अलाउ करना था। तो ये चीज़ें था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे भाषा के द्वारा हमें भाषा सीखना है, वाणी के द्वारा वाणी नहीं। इसमें जो है एजुकेशनल जो आपका बाइलिंग्विज्म है इसमें ये बात कहता है कि हमें भाषा के द्वारा ही भाषा सीखना है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक बच्चे को सिखाने के लिए भाषा को ही जरिया बनाना है, वाणी को जो है हम यहाँ पर जरिया नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बताया गया है कि जो है मौखिकवाद में ऐसा संप्रेषण, आपका टोटल कम्युनिकेशन में ऐसा जो है आपका वाणी को जो है जरिया बताया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका लैंग्वेज को जो है यहाँ पर जरिया बताया गया है कि भाषा के द्वारा यहाँ पर भाषा अर्जित करना हमें बच्चे को सिखाना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चे का अगर हम चाइल्ड और डेफ पेरेंट्स की बात करें तो वहाँ पे उनकी क्या होगी, उनकी प्राथमिक भाषा सांकेतिक भाषा होगी, क्योंकि डेफ बच्चा है और डेफ पेरेंट्स है तो वहाँ पे उसके मदर टंग जो है आपका सांकेतिक भाषा होगा। तो अब उस सांकेतिक भाषा के आधार पर ही उसको हम द्वितीय भाषा उसे हम सिखा सकते हैं, हिंदी सकते हैं, गुजराती, मराठी, अन्य भाषा सिखा सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ भी कह रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म की बात करें तो हम भाषा के द्वारा भाषा ही यहाँ पर हमें सिखाना है। अगर हम अलग दूसरे हम प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है द्वितीय भाषा का अधिगमकर्ता से तुलना करना। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, लर्नर्स के साथ। तो अगर हम तुलना करें तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर शैक्षिक द्विभाषिता के अनुसार अगर बात करें तो एक कह रहे कि सामान्य बालक जो है दूसरी भाषा को आसानी से जो है सीख लेता है। ठीक, अगर हम एक सामान्य बच्चे की बात करें तो सामान्य बच्चा है दूसरी भाषा को आसानी से वो सीख लेता है, मतलब क्योंकि वो उसका मदर टंग को आधार पर दूसरी उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर श्रवण बाधित की बात करें तो श्रवण बाधित बालक का जो आपका सांकेतिक भाषा उसका मदर टंग हो गया, ठीक, मातृभाषा हो गया। उस मातृभाषा के आधार पर वो दूसरे भाषा को भी एक्वायर और सीख सकता है। तो वही बातें यहाँ भी किया जा रहा है कि तो हमें एक बच्चे के जो फर्स्ट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के साथ हम दूसरे लैंग्वेज को कंपेयर कर सकते हैं, द्वितीय भाषा को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया है कि संप्रेषण की संतुष्टि पहली भाषा जो है दूसरी भाषा के लिए जो है आपका क्या होता है, आधार होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद शैक्षिक जो है विकास के लिए जो है ये सहायक होगी, कौन सा, सेकेंड लैंग्वेज। उसी तरह से जो है सेकेंड लैंग्वेज के द्वारा वो आत्मसम्मान उसको मिलेगा, उस संकल्पना में जो है विकास में सहायता करेगा। ये चीज़ें इसके साथ जो अगर हम इसकी वाणी की अगर भूमिका देखें तो यहाँ पे जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हम लोग ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन में ये देख रहे थे कि वहाँ इसेंशियल था और डिजायरेबल था, अटेनेबल भी था। आपका टोटल कम्युनिकेशन में इसेंशियल, डिजायरेबल, लेकिन अटेनेबल बस स्पीच नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहे कि जो है वाणी की भूमिका न तो जरूरी है, न प्राप्त और न ही इच्छित है। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि नहीं जरूरी है, न ही इच्छित है और न ही इसे
प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है। तो अगर हम इसकी स्पीच की अगर भूमिका भी देखें तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल हुआ। अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो श्रवण बाधित का अगर हम सांस्कृतिक मॉडल की बात करें तो कल्चरल अगर हम मॉडल ऑफ डेफनेस की बात करें तो ये क्या है कि आपको इसमें एक बच्चे की जो अगर हम डेफ हम यहाँ पर बात करें अगर श्रवण बाधित के हम अगर ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि ओरलिज्म में ये बात कहा गया था कि वो अगर हम ओरलिज्म को लागू करना है तो हमें कहीं ना कहीं क्लिनिकल जो आपका जो आप कह सकते हैं कि मॉडल है उसको कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लिनिकल मॉडल को हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो क्लिनिकल मॉडल में ऐसा बताया गया कि ओरलिज्म को लागू करने के लिए पहले हमें बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, उसे प्रॉपर तरीके से हमें सूटेबल हियरिंग एड प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ हमें उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब हम ओरलिज्म को हम फॉलो कर पाएंगे। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को हम जो है जहाँ ओरलिज्म में लागू करते थे हम एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म में हम लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक कल्चरल जो है मॉडल का यहाँ पर हम डेफनेस का जो कल्चरल मॉडल है उसको हम लागू करेंगे। तो अगर हम कल्चरल मॉडल की अगर हम बात करें तो अगर श्रवण बाधित बालक है तो श्रवण बाधित बालक जो है जन्म के साथ वो आपका सांकेतिक भाषा अब ऑटोमेटिक चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है आपके जो वो डेफ का जो कल्चर है जो सांस्कृतिक है उस सारी चीज़ों को जो अपने आप जो है उसको अपना लेता है, वो अपने आप उसको जो है सीख लेता है। तो वो सारे जो है मॉडल्स का जो है हम यहाँ पर एक बच्चे के साथ जो है प्रयोग कर सकते हैं, उसका हम उसके साथ जो उसका विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इसके जस्टिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म की अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला दी है मोरल जस्टिफिकेशन। ठीक, तो मोरल जस्टिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्विभाषीय यह जो है नैतिक दल जो है आपका ये कहें कि अगर प्रस्तुत करते हैं, जो भी लोग इसको मानते हैं वो अपने एक नैतिक जो है अपना विचार रखते हैं, एक मोरल जस्टिफिकेशन वो देखते हैं कि अगर हम डेफ की बात करें, श्रवण हम बाधित बच्चे की अगर हम कल्चर की बात करें, उसकी कम्युनिटी की बात करें तो ऐसा देखा गया कि जो आपका डेफ है और आपका जो हैंडीकैप है ये दोनों जो है अलग अलग आपका हम एक साथ इसको सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग समुदाय है से जो है इसमें उच्च और निम्न रूप से जो है हम इसको तुलना करें तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका दिव्यांग श्रवण दिव्यांग है तो वो संप्रेषण की विधि जो है वो अलग प्रकार से प्रयोग करता है। ठीक, या हम उसे ये कह सकते हैं कि उसे हम संप्रेषण की हम पद्धति को प्रयोग करने के लिए हम जो है एक दिव्यांग के ऊपर हम जो है ये आपका ओरल कम्युनिकेशन के लिए या टोटल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर थोपते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मोरल जस्टिफिकेशन जो है एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग देखें तो ओरलिज्म में ऐसा बात कहा गया था कि हमें वाणी के द्वारा वाणी ही प्रयोग करना है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर हम देखें तो मोरल रूप से ये जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम लिंग्विस्टिक हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि अगर हम DC DP की अगर हम बात करें मतलब डेफ चिल्ड्रेन और डेफ पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो ये देखा गया कि इनकी जो भाषाई और जो शैक्षणिक कौशल है वो आपके डेफ आपके चिल्ड्रेन और हियरिंग पेरेंट की तुलना में बहुत ही अच्छा और आगे होता है। ठीक, और इससे यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, आप इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आपका डेफ चिल्ड्रेन और डेफ पेरेंट्स है उसको जो है वो सांकेतिक भाषा जो है उसको एक प्राकृतिक तरीके से वो जो है अर्जन किया है और इसी के आधार पर जो है वो अपने एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है। और लेकिन वहीं डेफ आपका चिल्ड्रेन और हियरिंग पेरेंट्स हैं तो अब उसमें थोड़ा सा ये एक द्वैधता के संबंध आ जाता है कि आपका पेरेंट्स तो हियरिंग है और जो चाइल्ड है वो डेफ है। तो इस कंडीशंस में अब उनके लिए थोड़ा सा एक लैंग्वेज का वेरिएशन आ जाता है, भाषा का वेरिएशन आ जाता है, तो जिससे कि वो जो है वो
उस बच्चे में भाषा और ये सारी चीज़ों का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जबकि आपका डेफ जो चिल्ड्रेन है और डेफ पेरेंट्स हैं, उसमें जो है आपके शैक्षिक और अन्य जो आपके उसके परफॉर्मेंस कौशल देखेंगे उसके अपेक्षाकृत उसका बेटर होगा। ठीक है, जहाँ पर एक हेयरिंग पेरेंट्स हैं और डेफ चिल्ड्रेन हैं, तो उनसे अगर कंपेयर करेंगे डेफ पेरेंट्स और डेफ चिल्ड्रेन से और डेफ चिल्ड्रेन और हियरिंग पेरेंट्स से, तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा, जिसमें डेफ चिल्ड्रेन और डेफ पेरेंट्स का जो बच्चा है वो उसके शैक्षिक अन्य चीज़ों पर अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें एजुकेशनल जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल जस्टिफिकेशन में ये बात माना गया है कि आपका द्विभाषिता का मानना है कि जो साक्षरता के लिए भाषा जो है आवश्यक है, न कि बाढ़ी। मतलब यहाँ पर वही बातें कहा जा रहा है कि जैसे हम लैंग्वेज टू लैंग्वेज की बात किए थे कि एक भाषा के आधार पर दूसरा भाषा सीखना, वहीं यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे रहा है एजुकेशनल। हम शैक्षिक अगर हम द्विभाषीवादिता की बात करें, जस्टिफाई करें, तो हमें एक भाषा के आधार पर हम दूसरे भाषा ही सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें दूसरी भाषा को सीखना है या हमें साक्षर बनना है तो हमें बाणी की आवश्यकता नहीं है। हम भाषा के द्वारा ही हम साक्षर हो सकते हैं और दूसरा भाषा सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बातें की गई है और यही बातें यहाँ पे बताया गया कि जो है पहली भाषा जो है उनके साइन लैंग्वेज को ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके आधार पर हम अगर देखें तो हम समय की शिक्षा में जो है बच्चे को हम आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, जो है भावात्मक परिपक्वता, जो आपका शैक्षिक सफलता, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है बेहतर कर सकते हैं, बेहतर रूप से हम उसको विकसित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है जस्टिफिकेशन दिया गया है। उसी तरह से अगर हम साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल में आपका जो है यहाँ पर बताया गया है कि साइकोलॉजिकल में अलग अलग बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है कि साइकोलॉजिकल में सबसे पहला जैसे बौद्धिक रूप में दिया है। तभी यहाँ कह रहा है कि पहली भाषा के रूप में हम सांकेतिक भाषा का अगर हम चुनाव करें तो श्रवण बाधित बच्चे के लिए बौद्धिक लाभ जो है ये प्रदान करता है, क्योंकि वो बच्चा वो अपने मातृभाषा में वो कंफर्ट होता है, मातृभाषा में वो सहजता महसूस करता है और उसके आधार पर वो चीज़ों को सीख सकता है। तो वो अपने मातृभाषा के आधार पर वो अपने बौद्धिक चीज़ों का प्रयोग करते हुए द्वितीय भाषा सीख लें। और बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि जो है एक बच्चे की जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को आधार बना के अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो उसमें बच्चे का जो है बौद्धिक जो है विकास होता है। उसी तरह से इमोशनल बेनिफिट भी उसके लिए बहुत ही ये लाभदायक होता है, क्योंकि एक बच्चा जब वो संप्रेषण करता है, अमूमन ये चीज़ देखा गया है कि जब बालक वो एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक है, जब वो सामान्य बच्चे के साथ वार्तालाप करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जब वो व्यक्ति के बात को समझ नहीं पाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसे जो है वो इमोशनली रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है कि क्या यार मैं बात कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, या सामने वाला व्यक्ति भी वो एक इमोशनली रूप से इस तरीके से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अगर एक बच्चे के जो अगर हम प्राथमिक जो उसका भाषा है, अगर उस भाषा को अगर हम प्रयोग करने के लिए हम आधार बनाते हैं या उस पर हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या वो उसे एक संतुष्टि जो है मिलता है, उसे जो संतुष्ट होता है और उसके आधार पर जो है उसका व्यक्तित्व का जो है वो आपका प्रभावशाली होता है, वो सारी चीज़ें में विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एक जो है यहाँ पर जस्टिफिकेशन जो है आपका दिया गया है कि इस तरीके से जो है हम एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म को जो है हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके एजुकेशनल बाइलिंग्विज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसको किस तरीके से हम एक स्पेशल विद्यालय में हम इसको लागू कर सकते हैं, एक हम बच्चों के साथ इस संप्रेषण पद्धति को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट के माध्यम से जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स करते हैं कि सर इस ये टॉपिक के बारे में आप जो है हमें बता दिया करें या लिख दिया करें कहाँ है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये टॉपिक किस पेपर और किस आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो आप वहाँ से जाकर ये सारी चीज़ों को
देख सकते हैं। तो जो नए जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो लोग भी हमारे चैनल से नए लोग जुड़ते हैं, वो लोग को ये सारी चीज़ें पता नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है उस वीडियो को के जो पीडीएफ को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ें और टेलीग्राम जो हमारा चैनल से भी इसी नाम से है, आरपी पब्लिशिंग हाउस के नाम से ही टेलीग्राम का ग्रुप भी है और चैनल भी है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।